आसिफ अली जरदारी ने अपने लाडले हामिद मीर को इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के अंदर उसने इतने बड़े बड़े झूठ बोले हैं, इतने बड़े बड़े उसने झूठे दावे किए हैं कि इसका ये सारा इंटरव्यू बड़ी बुरी तरह एक्सपोज होकर रह गया और इसको अब इतनी लानत मलामत मिल रही है पूरे पाकिस्तान से, हामिद मीर को भी और जरदारी को भी, कि आप पूछें मत। इसने जो अपने इंटरव्यू के अंदर 5-6 झूठ बड़े बड़े बोले थे, जो बड़े बड़े दावे किए हैं, उन सबका आज की इस वीडियो के अंदर हम ऑपरेशन करेंगे और आपको बताएंगे कि ये जरदारी और ये नवाज शरीफ लोग किस तरह पाकिस्तान के ऊपर सियासत किया करते थे, फिर मीडिया को हड्डी दे के किस तरह से अपने मतलब की बात निकलवाया करते थे और किस तरह से अपना बयानिया बनाने की कोशिश किया करते थे। खैर अब तो वो दौर गुजर चुका है और अब इनकी बातों का जो असल हकाइक है वो पाकिस्तानी कौम तक लाने के लिए अब तो सोशल मीडिया बड़ा एक्टिव हो गया। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये जिसने भी हामिद मीर के साथ जरदारी का इंटरव्यू देखा है उनको मैं बताने जा रहा हूं कि इसने बड़े बड़े झूठ बोले हैं, बड़े बड़ी इसने 2 नंबरियां उसके अंदर की हैं अपने इंटरव्यू के अंदर और अब ये एक्सपोज होकर रह गया मुकम्मल तौर पर। इसकी कहानी जो है वो पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने आ चुकी है और इसके बारे में जो पाकिस्तानी कौम थोड़ा बहुत सोच रही थी कि आसिफ अली जरदारी जो है वो नवाज शरीफ से थोड़ा बहुत बेहतर हो सकता है, तो अब वो सोच भी खत्म हो गई है क्योंकि ये सारे ही लाडले हैं। बस फर्क ये है कि इस वक्त नवाज शरीफ प्रो लाडला बना हुआ है और पीपल्स पार्टी सिर्फ लाडली है। मुस्तकबिल के अंदर हो सकता है कि पीपल्स पार्टी प्रो लाडली बन जाए और नवाज शरीफ सिर्फ लाडला बन जाए, क्योंकि पिछले 70-72 साल के दौरान तो हम यही देखते हैं। अभी ये लाडले हैं, अभी आप अंदाजा लगाए कि इतने लाडले तो हैं कि हुकूमत पीडीआई या पीडीएम की थी और वजारत खारजा मिली हुई थी पीपल्स पार्टी के बंदे को, हुकूमत पीडीएम की थी और सारे शशके उठा रहा था बिलावल भुट्टो जरदारी। तो ये एक दूसरे के साथ रहते हैं, अपने अपने मफादात के लिए एक दूसरे का साथ भी देते हैं, फिर एक दूसरे को नीचा भी दिखाते हैं और ये अपने बड़ों के आगे लाडला बनने के लिए, उनके आगे लाडला बनने की कोशिश करते हुए एक दूसरे के गिले शिकवे भी करते हैं। और अभी जो इसने इंटरव्यू दिया, जैसे इसने नून लीग की मट्टी पलीत किया, वो तो एक अलहदा बात है, वो तो एक अलहदा चैप्टर है, उसके ऊपर अभी हम डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि उसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए भी 20-25 मिनट चाहिए होंगे। लेकिन इस वक्त जो हम आपको बताने जा रहे हैं खास बात वो ये है कि जरदारी ने जो झूठ बोले हैं अपने इंटरव्यू के दौरान वो झूठ बड़े दिलचस्प हैं और वो झूठ पकड़े भी गए और उन झूठ को, वो जो झूठ इसने बोले हैं उनके ऊपर इसको बड़ी लानत मलामत भी हो रही है। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं कुछ झूठ आपको इसके बताने जा रहा हूं आपको, मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर ये गिड़गिड़ा कर दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना के जिससे ये पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर इस दुआ के अंदर शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ये भी जरूर बता देना है कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं हामिद मीर के और जो आसिफ अली जरदारी था उसके इंटरव्यू का सबसे बड़ा और सबसे जो अहम यानी कि जो मुद्दा था, जो पॉइंट था, उसको शुरू करते हैं। आसिफ अली जरदारी ने अपने इंटरव्यू के अंदर कहा कि जी खान को हमने पीडीएम हुकूमत बनाकर इसलिए हटाया था कि खान ने पूरी दुनिया के अंदर मुल्क को अकेला कर दिया था। अब ये कितनी चवल किस्म की बात है कि भाई खान के होते हुए पूरी पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया के अंदर नाम बना रहा था, इज्जत कमा रहा था। चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया था, तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया था, सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया था, रशिया पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया था, ईरान पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया था, यूरोपीय यूनियन जो है बहुत सारे ममालिक उनके जो लोग थे पाकिस्तान के साथ खड़े होना शुरू हो गए थे, अरब रियासतें पाकिस्तान के साथ खड़ी हो रही थी, जहां पर मुईशत बेहतर हो रही थी, जहां पर लोग आ जा रहे थे, जहां की सियाहत बेहतर हो रही थी। पाकिस्तान अकेला नहीं हुआ था, पाकिस्तान के सबसे ज्यादा दोस्त इमरान खान की हुकूमत में बने थे और इनकी जो क्रेडिबिलिटी है, इनका जो काम है वो अंदाजा आप लगा लीजिए कि आसिफ अली जरदारी का बेटा बिलावल भुट्टो वजीर खारजा बना रहा 16 महीने, तो इस दुनिया भर के अंदर ही अयाशियां करता रहा, सैरें करता रहा। इसने पाकिस्तान को क्या किया, पाकिस्तान को क्या दिया, इसने पाकिस्तान के लिए क्या किया? क्या कोई पाकिस्तान का दोस्त बना? क्या किसी पाकिस्तान के दूसरे ममालिक के साथ जो ताल्लुकात खराब थे, किसी मुल्क के ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ बेहतर हुए? क्या कोई पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ा? क्या पाकिस्तान को कोई इमदाद मिली? क्या पाकिस्तान के लिए कोई कदम उठाया गया? ना सऊदीया ने कोई कदम उठाया, ना रशिया ने, ना तुर्की ने, ना ईरान ने, ना बांग्लादेश ने, ना चीन ने, किसी ने कोई कदम नहीं उठाया क्योंकि वो तो सैरे कर रहा था, वो तो सैर सपाटे कर रहा था, वो तो अभी चेक कर रहा था कि ये सीन क्या होता है, ये किस तरह से वो आगे लेकर चला जाता है, किस तरह से जो वजारत खारजा है उसको एंजॉय करता है। और फिर उसके बाप ने भी ये यानी कि बिलावल का बाप कहता है हामिद मीर को कि जी मेरा बेटा तो अभी सीख रहा है, भाई 16 महीने वो झक मारता रहा है, वो कि अभी तक वो 16 साल उसको हो गए हैं सियासत करते हुए, वो अभी तक झक्की मार रहा था कि उसको यही नहीं पता कि जी काम कैसे करना है और वो अभी तक सीख रहा है। अच्छा, उसके बाद आसिफ जरदारी ने फिर झूठ एक और बोला, उसने कहा जी खान ने मुईशत को तबाह कर दिया था इसलिए हम हुकूमत में आए थे। और बिलावल ने कुछ अर्सा पहले अपने बाप को झूठा साबित करते हुए कहा था कि शहबाज हुकूमत बहुत कुछ कर सकती थी, बड़ा इनके पास मौका था, ये बड़े अच्छे तरीके से मुल्क को चला सकते थे, मगर ये इंतकाम लेने के चक्कर में रहे, पीटीआई के इंतकाम
लेने के चक्कर में रहे और मुईशत को इन्होंने तबाह बर्बाद करके रख दिया, मुईशत का इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया, मुईशत के हवाले से ये कोई काम नहीं कर सके, पाकिस्तानी अवाम के इन्होंने जीना हराम करके रख दिया। ये जरदारी के बेटे बिलावल ने ही बयान दिया होता तो जरदारी को ये बात करने से पहले अपने बेटे का बयान जरूर देख लेना चाहिए था। उसके बाद जरदारी ने एक और बात की, जरदारी ने कहा कि जी आगे जाकर जो शहबाज शरीफ के फैसले थे उन्होंने मुल्क को बड़ा ज्यादा नुकसान दिया। अब ये जरदारी जो आज ये बात मान रहा है तो जरदारी का आज भी तो इत्तेहाद है नून लीग के साथ, ये आज भी तो पीडीएम का हिस्सा है, वरना उस वक्त अगर जरदारी को पता था कि जी ये गलत फैसले कर रहा है और मुल्क को नुकसान दे रहा है, गैरत होती, शर्म होती तो उस वक्त छोड़ के चला जाता ना पीडीएम हुकूमत को, लेकिन उस वक्त नहीं गया क्योंकि उस वक्त तो बेटे को वजारत मिली हुई थी, उस वक्त तो अयाशियां करनी थी, उस वक्त तो पैसा खाना था, उस वक्त तो फ्री के सफर करने थे, उस वक्त तो फ्री के जहाजों के अंदर इंजॉय करना था, तो ये सब वो करता रहा। और अब ये कहता है कि जी शहबाज शरीफ जो है उसने वो जो काम किया वो काम उसने उस काम ठीक नहीं कर सका था, तो अब आने वाला जो वक्त है उसके अंदर जो मुल्क को नुकसान है वो पूरा किया जाएगा। और सिचुएशन ये है कि इनके अपने सिंध के अंदर, अपने कराची के अंदर मुर्तज़ा वहाब ने कुछ दिन पहले बड़े वाज़ेह तौर पर कहा था कि जी पीडीएम हुकूमत ने कराची को एक टका नहीं दिया 18 माह के दौरान, सिंध को एक टका नहीं दिया 18 महीने के दौरान, तो इन लोगों ने पता नहीं कैसी सियासत की और कैसी इन लोगों ने हुकूमत की है। अच्छा, फिर जरदारी ने कहा कि इमरान खान की हुकूमत मैंने इसलिए हटवाई थी हमने कि ना रिजर्व थे पाकिस्तान में, ना एक्सपोर्ट्स थी, ना हमारी मुईशत थी, ना हमारा कोई और सिस्टम चल रहा था, ना हमारे अकाउंट में पैसा था। हालांकि उस वक्त पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बड़ी अच्छी जा रही थी, रिजर्व्स ऊपर जा रहे थे, मुईशत बेहतर हो रही थी, लोगों को रोजगार मिल रहा था, हर चीज ठीक जा रही थी, डॉलर नीचे आ रहा था, पाकिस्तान की इज्जत बन रही थी, वकार बन रहा था। अगर कुछ नहीं बन रहा था तो वो जरदारी की और नवाज शरीफ की दौलत में इजाफे का कोई सबब नहीं बन रहा था, और यही वजह थी कि इन लोगों ने हुकूमत खत्म कर दी थी इमरान खान की, और कोई वजह नहीं थी। अच्छा, फिर इसने कहा कि जी शहबाज शरीफ को तो हमने इसलिए वजीर आजम बनाया था कि वो बड़ा मेहनती था, लेकिन इसने मुल्क को नुकसान दे दिया। अगर इसने मुल्क को नुकसान दिया है तो भाईजान आप आज भी तो इन्हीं के साथ खड़े हुए हो, अलहदा क्यों नहीं हो जाते हो? फिर जरदारी ने कहा कि जो नवाज शरीफ अगर ये सोचता है कि उसको 172 सीटें मिल जाएंगी तो वो बिल्कुल ख्वाबो ख्याल में भी छोड़ दे कि वो पाकिस्तान का वजीर आजम बन जाएगा। और अब बात यह है कि पाकिस्तान का वजीर आजम तो जरदारी का बेटा भी नहीं बन सकता है, क्योंकि अब जरदारी ने वाज़ेह तौर पर कहा कि टिकटें मैंने देनी होती हैं, और उसने कहा कि जी बिलावल तो बच्चा है, वो तो गलत बयानियां कर देते हैं, वो तो उल्टे सीधे बयान दे जाता है, तो अब इनकी मंजी इस तरह से ठुकी पड़ी है। अच्छा, फिर जो ज्यादा दिलचस्प बात है, जरदारी ने अब जो एमकेएम है उसका भी पोल खोल दिया और कहा कि जी जो एमकेएम थी उसने तो गवर्नरशिप भी ली, उसने तो वजारतें भी ली, और उनकी तो हमने तमाम शर्तें पूरी कर दी थी, यानी कि ये लोग गवर्नरें और वजारतें लेना चाहते हैं, बाकी कराची के सिंध के मसाइल से इनको किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं होता। अच्छा, फिर हामिद मीर ने पूछा कि जी वो बलोचिस्तान के अंदर तो जो लोग आपकी पार्टी में आना चाह रहे थे वो तो नून लीग में चले गए हैं, इनको वहां पर किस चीज कौन सी चीज लेकर गए? तो जरदारी ने कहा इनको वहां सेफ्टी लेकर गई है कि वहां पर जाएंगे क्योंकि इनको प्रेशर आ रहा है, दबाव आ रहा है, तो ये थोड़े तसल्ली में आ जाएंगे कि जी नून लीग के साथ तो सारे हैं, पीपल्स पार्टी के साथ तो कोई नहीं, तो इनको जाने दो, ये कल के बच्चे हैं, ये दोबारा फिर वापस आ जाएंगे और इनको वापस लाना मेरे दाएं हाथ का काम है, मेरे दाएं हाथ की खेल है। तो ये सब कुछ यानी कि वो अपने इंटरव्यू के अंदर कहता रहा, फिर कहता रहा मोहसिन नकवी की तारीफ करता रहा कि वो तो मेरा बेटा है। अब मोहसिन नकवी को बेटा क्यों बना रहा है? क्योंकि मोहसिन नकवी आगे किसी और का बड़ा लाडला बना हुआ है, प्रो लाडला बना हुआ है। तो आसिफ जरदारी चाह रहा है कि जी मोहसिन नकवी के जरिए मैं भी उनका लाडला बन जाऊं, जिसका लाडला मोहसिन नकवी बना हुआ है, जिसका लाडला नवाज शरीफ बना हुआ है, मालकों को मैं पसंद आ जाऊं, मेरी बात ठीक हो, फिक्स हो जाए, वो हमें पसंद कर ले। वरना तो अब यकीन जानिए कि जो नदीम अफजल चंद है वो पंजाब के अंदर बड़ा एक्टिव है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, बड़ा डंके की चोट के ऊपर वो पॉलिटिक्स करता है, वो 2 नंबर ये धांधली वाली सियासत करने का आदी नहीं है। वो जब जीता था तो डंके की चोट पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आ गया था, जब उसके इख्तिलाफात हुए थे तो वो डंके की चोट पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के चला गया था। तो वो बंदा, अब उस बंदे के बारे में जरदारी कहते हैं कि जी वो तो गलत बयान देता है, उसे तो पंजाब का कुछ पता ही नहीं है और इसको तो सियासत ही करनी नहीं आती है। फिर उसने कहा जी बिलावल को जो बीबी थी वो मेरे पास छोड़ गई थी, तो इसको टिकट भी मैंने देना है और मैं ये फैसला करूंगा कि ये किस हल्के से लड़े या किस जगह से ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे। और यकीन जानिए कि आने वाले जो वक्त के अंदर हालात बनते जा रहे हैं वो पीपल्स पार्टी के लिए भी बड़े खराब होते जा रहे हैं। इनके घर के अंदर लड़ाई फूट पड़ चुकी है, इनके जो आपस की सियासी पार्टी थी उसके अंदर लड़ाई और फूट पड़ चुकी है। इन लोगों को अब समझ में नहीं है। वो जो कायरा साहब हैं, कमर जमान कायरा साहब, उनको ये जरदारी बड़ा पसंद करते हैं, हालांकि वो ऐसा बंदा है कि वो इनको दिखाता सज्जी है, मारता खब्बी है, वो रहता पीपल्स पार्टी में, काम नून के लिए करता है। तो फिर अब इन सारे
हालात के अंदर भी पीपल्स पार्टी का जो मुस्तकबिल है वो दाव पे लगा हुआ है। जैसे नून लीग का तो खैर दाव पे नहीं लगा हुआ, नून लीग का तो खैर किस्सा सफाई फट चुका है, इनका तो किस्सा ही तमाम हो चुका है। लेकिन जो पीपल्स पार्टी है ये जिस तरह से गलतियां कर रही है तो अब इनके लिए भी सर्वाइव करना आने वाले वक्त के अंदर बहुत मुश्किल हो जाएगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान का अगला वजीर आजम और अगली हुकूमत इमरान खान की होगी। अगर आप इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं, इनके लिए उठने वाली हर आवाज को सपोर्ट करते हैं, तो हमारी इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, ताकि हमें भी सपोर्ट मिलती रहे, हमें पता चलता रहे कि पाकिस्तानी कौम हमारे साथ खड़ी है, खान के चाहने वाले हमारे साथ खड़े हैं और हमें मजीद एतमाद मिलता रहे और इसी तरह हक और सच की आवाज हम बुलंद करते रहे और आप उसके अंदर अपने हिस्से का दिया जलाते रहे। तो फौरी तौर पर YouTube पर हमारे YouTube चैनल बगा फैक्ट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।